नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। बैठते वक्त कूल्हे या हिप्स में दर्द होना आम नहीं होता। ये समस्या हल्की भी हो सकती है और गंभीर भी। इसमें व्यक्ति को बैठने के दौरान हिप जॉइंट पर कठोरता का अनुभव होना, कभी कभी व्यक्ति एक या फिर कभी दो कूल्हों में भी दर्द का अनुभव करता है। अगर आप ऐसी ही किसी तकलीफ से परेशान हैं तो इसके कारणों का जानना बेहद जरूरी है ताकि समय रहते इसका इलाज आसान हो सके। वैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ अन्य किसी कारण से जब हड्डियों में फ्लूइड कम होता है तो उठने बैठने पर कूल्हे में दर्द होता है और फिर यहीं से शुरू होता है हिप जॉइंट पेन का सिलसिला। आज हम अपने कार्यक्रम में हिप जॉइंट के दर्द से कैसे बचें, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक एवं रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सुशील शर्मा। डॉक्टर सुशील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे शरीर के सभी जोड़ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, किसी में भी कोई तकलीफ हो तो परेशानी होती है, लेकिन अगर खास करके घुटनों के बात करें या कूल्हों की बात करें जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका है, हमारा उठना बैठना सब कुछ इसी से होता है, ऐसे में ऐसी कौन कौन सी समस्या होती है खास करके हिप जॉइंट से जुड़ी जो बहुत गंभीरता से हमें लेनी चाहिए? देखिए, कहना बिल्कुल सही है आपका। जो हमारे हिप जॉइंट होते हैं और नी जॉइंट होते हैं, ये सबसे मेजर जॉइंट होते हैं और सबसे ज़्यादा जो वेट ही जॉइंट के थ्रू हमारा ट्रांसमिट होता है नीचे फुट में। और अभी आज के समय में कहूँ या पिछले कुछ समय से जब कोविड आया है तो बहुत कुछ समस्या स्टेरॉइड लेने के बाद बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम हुआ है हिप जॉइंट का पेन होना और हिप जॉइंट में तकलीफ होना। जो कॉमन समस्या होती है अर्थराइटिस की समस्या खासकर नी में ज़्यादा प्रभावित होती है, लेकिन हिप जॉइंट में जो कॉमन प्रॉब्लम होते हैं वो एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है। एवास्कुलर नेक्रोसिस एक बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन मुझे भी प्रैक्टिस करते 20 साल हो गए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों का अटेंशन नहीं आया। चाहे हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ जो डॉक्टर्स हैं उनकी बात करूँ या फिर जो पेशेंट्स हैं, सफरर हैं, उनकी बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा अटेंशन उसको नहीं मिल पाया। और कारण ये रहा कि मरीज के हिप जॉइंट खराब हो गए, चलने फिरने में समस्या हुई और एंड स्टेज अर्थराइटिस, फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट। बिल्कुल। तो ये जो एक नई चीज आपने बताई डॉक्टर साहब कि एवास्कुलर नेक्रोसिस जो है, ये वास्तव में है क्या और इसके लक्षण कैसे होते हैं कि हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें फला तकलीफ है और हमें इसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया। एवास्कुलर नेक्रोसिस, एवास्कुलर का मतलब होता है अगर किसी अंग में, जो वो किसी भी अंग, कोई भी अंग हो सकता है, वो किसी भी हड्डी में हो सकता है, अगर खून का दौरा नियमित मात्रा से अगर कम हो गया या ख़त्म हो गया है, क्योंकि खून का दौरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अंग को जीवित रखने के लिए। अगर ब्लड सप्लाई उस जगह की कम हो जाती है तो वो धीरे धीरे वो अंग होता है वो ख़राब होने लगता है। क्योंकि बोन है, बोन में ये इफेक्ट आने में लगभग 6 महीना या साल भर लग सकता है। तो इस कारण से अगर बोन में, अगर हिप जॉइंट में कॉमनली इफेक्ट होता है तो अगर वो ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो धीरे धीरे वो हड्डी, आपकी जो बोन है, उसके सिरे हैं वो ख़राब होने लगते हैं। हिप जॉइंट की बात करूँ तो वो अर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। वो जो हिप जॉइंट का जो सिरा है वो कोलैप्स हो जाता है, पैर का छोटा बड़ा होना हो सकता है। तो इस प्रकार से मरीज को चलने फिरने में समस्या होती है, पेन होता है, नीचे नहीं बैठ सकता है, 2 कदम चलना भी उसका दूभर हो जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत अहम जो जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। ये जो तकलीफ होती है, जैसे कि आपने कहा कि एवास्कुलर की बात करते हैं हम, तो क्या कारण ऐसा होता है? क्योंकि हमें ये लगता है कि किसी भी बीमारी की जड़ तक पहुंचने के लिए उसके कारण को भी जानना लोगों के लिए ज़रूरी होगा। जी, जो कॉमनेस्ट रीज़न है 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ट्रॉमेटिक होता है, एक नॉन ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक मतलब अगर कहीं हिप जॉइंट में हमारे चोट लगी है, कभी डिसलोकेट हुआ है, कभी हिप जॉइंट का ये फ्रैक्चर हुआ है, जो कि एक कॉमन समस्या होती है, इंट्राकैप्सुलर नेक फीमर। तो इस प्रकार अगर मरीज को इंट्राकैप्सुलर नेक फीमर हुआ और प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हुआ तो एवास्कुलर, उस जगह की जो ब्लड सप्लाई वहीं से ट्रेवर्स करती है, वहीं से गुजरती है, तो वो अगर डैमेज हो गई तो एवास्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं। और जो कॉमनली देखने के लिए मिलता है नॉन ट्रॉमेटिक कॉज। नॉन ट्रॉमेटिक कॉज की बात करूँ तो अभी कोविड के बाद, कोविड में बहुत सारे मरीजों में स्टेरॉइड का यूज़ हुआ था, जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग थी, लेकिन काफ़ी मिसयूज़ हुआ इस लाइफ सेविंग ड्रग का। बहुत समय से इस ड्रग का मिसयूज़ होते आया है। गांव में प्रैक्टिशनर इसको काफ़ी छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी यूज़ करते हैं, सर्दी खांसी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड एक नियमित मात्रा से ज़्यादा ली जाए तो एवास्कुलर नेक्रोसिस कर सकती है। दूसरा कॉमन कॉज जो है हमारे छत्तीसगढ़ में या सेंट्रल इंडिया की बात करूँ, सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जो कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। अगर किसी व्यक्ति को अगर सिकल सेल एनीमिया है तो सामान्यतः जो हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं गोलाकार अंडाकार होती हैं, परंतु सिकल सेल एनीमिया में सिकल का मतलब होता है हंसिया, जो अपने हंसिया हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो हंसियाकार हो जाती हैं, जिसकी कि लाइफ स्पैन का 100 दिनों जो नॉर्मल लाइफ स्पैन के बदले में वो लगभग 40-50 दिन में वो कोशिकाएं फूटने लगती हैं। और ये कोशिकाएं फूट के जो छोटी छोटी महीन रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो उनकी बाल से भी पतली होती हैं, उसको क्लम्प कर देती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं, जो कि एंड स्टेज आर्टरीज में अगर वो ब्लॉक हो जाए तो वो जगह पे खून का दौरा रुक जाता है। और एक अल्कोहल भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है एवेस्कुलर नेक्रोसिस करने में, और ये समस्या हमारे छत्तीसगढ़ में शायद काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है अल्कोहलिज्म। और कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में शरीर में है तो भी वो रक्त वाहिनियों को ब्लॉक कर सकता है। कुछ ऑटोइम्यून कॉज होते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउचर्स डिजीज़ है, इस प्रकार से बहुत सारे रीज़न है जिनके कारण एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है। जी, अब बहुत सारे कारण आपने बताया डॉक्टर साहब, इनमें से कोई भी कारण अगर है तो आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा कि हमारी लाइफ स्टाइल या हमारा डेली रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करना या हमारे शरीर में पोषण की, खास करके कैल्शियम की कमी होना, क्या ये सब भी जिम्मेदार होती हैं क्या इस बीमारी के लिए? सामान्यतः हमारी दिनचर्या और फूड हैबिट से ये डायरेक्टली एवेस्कुलर नेक्रोसिस अफेक्ट नहीं होता। हाँ, इनडायरेक्टली डेफिनेटली न्यूट्रिशन नहीं मिले तो अर्थराइटिस हो सकती है, लेकिन एवेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए ये जो हमारे कॉमन दिनचर्या की बात करूं या फूड हैबिट की बात करूं तो वो जिम्मेदार नहीं होती है। जी, अब जैसा कि आपने कारण पर विस्तार से बताया कि ये कारण होते हैं इसके होने के पीछे में, इसके लक्षण पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर नी की बात करते हैं, हिप की बात करते हैं, जॉइंट की, तो कॉमन दर्द की शिकायत जो है मरीज, मुझे लगता है कि दर्द की शिकायत वो करता है। तो क्या ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिससे जो मरीज है या जो लोग हैं पहचान सकें कि कहीं हमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस तो नहीं हुआ? जी, एक बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा जो मरीज होते हैं वो समझ नहीं पाते, इवन कई डॉक्टर नहीं समझ पाते। मरीज सही डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो न्यूरो के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, मेडिसिन के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, क्योंकि इसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कॉमन सामान्य जो लक्षण मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले कूल्हे में जो अफेक्टेड हिप जॉइंट है वहाँ पेन होगा, और वो पेन जो होगा वो नी तक रेडिएट हो सकता है। तो कॉमन मरीज ये समझता है कि शायद उसको कमर का तकलीफ है, नसों की समस्या है, इसलिए नसों के डॉक्टर के पास जाना चालू कर देते हैं, और नस के डॉक्टर को शायद प्रॉपर उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण वो प्रॉपर मिसडायग्नोज होता है, और धीरे धीरे वो समस्या और बढ़ते जाती है क्योंकि वो डिले हो रहा है। दूसरी कॉमन समस्या हो सकती है चलने फिरने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ हो सकती है। मरीज को अपनी पैरों के मूवमेंट में एक्सटर्नल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन जो बोलते हैं उसमें उसको तकलीफ हो सकती है। मरीज के पैर छोटे बड़े हो सकते हैं, क्योंकि एवेस्कुलर नेक्रोसिस में जो हड्डियों का सीरा होता है, हिप जॉइंट का सीरा होता है, वो कोलैप्स हो जाता है, वो दब जाता है। तो ऐसी स्थिति में मरीज का पैर छोटा भी हो सकता है, और इस प्रकार से मरीज को अपनी दिनचर्या में तकलीफ होने लगती है, अपने काम करने में तकलीफ होने लगती है। और एक अनफॉर्चुनेट पार्ट इस बीमारी का और है, लगभग 50% केसेस में ये बीमारी बायलैटरल होती है। बायलैटरल मतलब दोनों हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। इससे पहले रूप साहब कि मैं इसके इलाज पर चर्चा करूं, क्योंकि खास करके कूल्हे के जोड़ पर जब हम चर्चा करते हैं तो अभी तक लोगों को ये लगता था कि आर्थराइटिस की वजह से जो है वो खराब हो सकते हैं, उसकी सर्जरी से वो ठीक हो सकता है। ऐसे भी अगर हम बात करते हैं वेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में, तो इसका ट्रीटमेंट वाला पार्ट अब किस तरीके से होता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेजिंग। इसकी एक क्लासिफिकेशन होता है मेडिकल में, फिकेट-आर्लेट क्लासिफिकेशन। 4 स्टेज में हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर मैं आज इस परिचर्चा का हमारा उद्देश्य था कि कैसे हम हिप जॉइंट को प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, अल्टीमेटली वो एंड होती है एंड स्टेज अर्थराइटिस में। जब मरीज एंड स्टेज अर्थराइटिस में एंड करता है तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। और एक सेकंड अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि चाहे सिकल सेल एनीमिया की बात करूं या स्टेरॉइड की बात करूं या अल्कोहल लेने से जिस भी कॉज हो, कॉमन ये यंग पेशेंट में ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। मैंने सिकल सेल एनीमिया के मरीज में जिसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस हुआ था, 18 साल की उम्र में भी, मैंने 16 साल की उम्र में भी हिप रिप्लेसमेंट किया हुआ है। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन मरीज की मोबिलिटी रिगेन करने के लिए ये जरूरी सर्जरी है। तो हमारा एक फोकस होता है
क्योंकि एक हिप रिप्लेसमेंट भी मैं करता हूं तो उसकी एक आयु होती है रिप्लेसमेंट की, लगभग मैं बहुत अच्छी भी सर्जरी कर रहा हूं तो 20 से 25 साल तक की उस हिप रिप्लेसमेंट की आर्टिफिशियल जॉइंट की लाइफ होती है। तो 20 से 25 साल बाद वो पुनः सेकंड रिवीजन सर्जरी में पेशेंट लैंड करेगा। अगर मैं 20 साल में अगर मरीज की सर्जरी हिप रिप्लेसमेंट करता हूं एक, तो डेफिनेटली वो 45 से 50 साल की उम्र में फिर से उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है, बहुत महंगी सर्जरी है। तो हमारा फोकस ये है कि मरीज के हिप जॉइंट को हम कैसे बचाएं। तो अगर वो अर्ली स्टेज में लैंड करता है, अगर वो कोलैप्स नहीं हुआ है, अगर ये हिस्सा आप अगर फोकस करें, मैं बताना चाहूँगा, अगर एंड स्टेज जो ब्लैक दिख रहा है वो हिस्सा अगर वो ख़राब हो गया और वो कोलैप्स नहीं हुआ है तो हम इसको बचा सकते हैं। बहुत सारी थेरेपी हैं। मैं बात करूं, सबसे पहले एक कोर डिकम्प्रेशन करते हैं हम। कोर डिकम्प्रेशन का मतलब होता है क्योंकि इस बीमारी में अंदर हिप जॉइंट के अंदर काफ़ी प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, अंदर वो डैमेज होने लगता है। तो हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से अंदर के जो हिस्सा है, एक स्पेशल ड्रिल होती है और अंदर से हम नेक्रोटिक टिश्यू डैब्रीज को सब बाहर निकाल लेते हैं ताकि वहाँ प्रेशर कम हो जाए, विद होप कि फिर से डिवैस्कुलराइजेशन चालू हो जाए, फिर से खून का दौरा वहाँ पे चालू हो जाए। लेकिन ये विधि बहुत कारगर नहीं रही, कुछ समय तक काम करने के बाद मरीज को फिर से ये समस्या होने लगती है। तो इस कोर डिकम्प्रेशन को हमने बहुत सारे तरीकों से ऑगमेंट किया। ऑगमेंट करने का मतलब उसमें सेकेंडरी एक और प्रोसीजर किया। इस प्रोसीजर में हमने फिबुलर गाप भी डाला, जो एक हमारे टीबिया फिबुला बोन होती है पैरों की, इसमें फिबुला एक हड्डी होती है, तो वो बोन निकाल के हम इस जगह डाल देते हैं ताकि वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। अगेन ये एक बहुत कारगर विधि नहीं रही। तो एक रीसेंट जो हमने अभी स्टार्ट किया है वो है रीग्रोथ थेरेपी। रीग्रोथ थेरेपी के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। उससे पहले हम ये बात कर लें कि मरीज को अर्ली स्टेज में आना, सही समय में आना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। और शुरुआत में ही डॉक्टर साहब, अगर घुटनों से जुड़ी तकलीफ है या हिप जॉइंट से जुड़ी तकलीफ है तो कई बार दर्द की वजह से लोग ये नहीं समझ पाते कि ये न्यूरो के पास जाना है या हड्डी के पास जाना है। सवाल यही उठता है कि जांच जो होती है वो किस तरीके से होगी? क्या एक्सरे से ये पता चल जाएगा, या शुरुआती अगर किसी को प्रॉब्लम है, हो सकता है हमारा कोई कार्यक्रम देख रहा हो, तो अगर खुद से वो डायग्नोस करना चाहे तो क्या वो एक एक्सरे के माध्यम से ये पता कर सकता है या उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए? जी, एक्सरे एक आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक्सरे, चूंकि एक्सरे में चीज़ें विजिबल होने में लगभग 30 to 40% ऑफ बोन डेंसिटी या बोन खराब हो जाती है, उसके बाद ही एक्सरे में विजिबल होता है। तो जो फर्स्ट और जो चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है इस कंडीशन में वो होता है MRI। तो MRI से हम बहुत जल्दी इस बीमारी को पिक कर सकते हैं, अर्ली स्टेजिंग कर सकते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन जिसे कहा जाता है। अगर मरीज को हिप जॉइंट में पेन हो रहा है, वो नी तक रेडिएट हो रहा है, तो सबसे बेहतर है वो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह ले और उसकी सलाह से जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, चाहे अपनी सिकल सेल की जांच कराए या उसकी हिस्ट्री, अगर अल्कोहल लेने की हिस्ट्री है या स्टेरॉइड लिया है, उसे कोविड हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मरीज अपने डॉक्टर को सारी चीज़ें खोलकर बताए। MRI कराने से उसकी बीमारी का तुरंत पता चल सकता है। अब बात कर लेते हैं सर्जरी वाले पार्ट पर। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स है यंग एज में भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो यंग एज में खास करके पेरेंट्स हैं या जो घर के लोग हैं उनको लगता है कि यंग एज में सर्जरी पर नहीं जाना चाहिए, अगर सर्जरी हो गई तो पूरी लाइफ पड़ी है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितना मिथ है, मुझे लगता है एज ए सर्जन आपको बताना चाहिए। जी, मिथ देखिए, सबसे पहले कोई पेशेंट आता है सर्जरी तो हमारा एक ऐसा लास्ट ऑप्शन रहता है कि जब हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट हम कुछ नहीं कर सकते तब हम लास्ट में सर्जिकल ऑप्शन रखते हैं। तो ये हमारा पर्पस था, इस चर्चा का उद्देश्य यही था कि हम कैसे हिप रिप्लेसमेंट से बच सकें। चूँकि मैं भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, लेकिन एक बार मरीज आर्टिफिशियल जॉइंट लगाता है तो उसकी आयु लगभग 20 से 25 साल है। अगर यंग एज में हम कर रहे हैं, फिर से एक्सपोज करना से बेहतर है कि मरीज को हम ऐसे एक ट्रीटमेंट दें कि वो परमानेंट ट्रीटमेंट हो सके। तो अगर हमारे पास एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मरीज जिसके हिप जॉइंट खराब हो रहे हैं, बहुत अर्ली स्टेज में आता है, तो हम कुछ उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी देते हैं, जो कि एक एलेंडोनेट एक बायोकेमिकल नेम है, जिसके मरीज की जो हड्डी है वो मजबूत होती है और वो कोलैप्स होने से रुक जाता है। उसके साथ एक रीग्रोथ थेरेपी हमने स्टार्ट की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कोर डिकम्प्रेशन के बारे में। तो मरीज का हम डेफिनेटली अंदर कोर डिकम्प्रेशन करते हैं, लेकिन उसके साथ ऑगमेंट करते हैं एक रीग्रोथ थेरेपी से। रीग्रोथ थेरेपी ये होता है कि मरीज, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं कुछ शरीर में जो हड्डियां बनाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर में ही बनते रहती हैं। जो हमारे बोन मैरो होता है, हड्डी के अंदर का जो रस रहता है, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं होती हैं। तो हम 2 स्टेज में हम इस प्रॉब्लम को डील करते हैं। पहले स्टेज में मरीज को हम बुलाकर उसका बोन मैरो एस्पिरेट करते हैं। एक पर्टिकुलर 1-2 पॉइंट होते हैं शरीर में जहाँ से हम बोन मैरो निकालते हैं। लगभग 10 ml बोन मैरो निकालकर एक स्पेसिफिक लैब है,
ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही लैब है। उस लैब में उस बोन मैरो को हम बेचते हैं और उस बोन मैरो में बहुत सारी सेल्स होती हैं, उसमें पर्टिकुलर हम ऑस्टियोब्लास्ट को ग्रो करते हैं। उस लैब में वो ग्रो की जाती है। जब उसकी संख्या 48 to 49 मिलियन काउंट हो जाता है, हम मरीज को 3 हफ्ते तक ये समय लगता है। फिर सेकेंड स्टेज में हम मरीज को बुलाते हैं और उसका हम एक छोटी सी सर्जरी होती है, कोर डिकम्प्रेशन जिसे कहते हैं, अंदर की डेब्रिस को हम पूरा निकाल कर फिर ये जो हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट है जो स्पेसिफिकली वो ट्रांसफ़र करते हैं एक कोल्ड चैन मेंटेन करके, हम उस जगह पे मरीज के जो ख़राब वाला हिस्सा है उस जगह पे हम इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। जो डेब्रिस को निकालने के बाद जो खाली वैकेंट स्पेस बचता है, हम वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट जो रहती हैं, स्पेसिफिक ऑस्टियोब्लास्ट को हम इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। तो ग्रेजुअली चूंकि ऑस्टियोब्लास्ट का काम होता है नई बोन बनाना, जब ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ जाती है नई बोन बनने लगती है और इस प्रकार मरीज का जो हिप जॉइंट जो डैमेज हुआ है वो ठीक होने लगता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किसी भी सर्जरी को लेकर लोगों के मन में सबसे पहली बात यही होती है कि डर बैठा होता है कि क्या पता इसके बाद सक्सेस है या नहीं है। खास करके हिप जॉइंट पे लोगों के मन में ये डर होता है कि इसके बाद शायद हम खड़े ना हो पाएं, चल ना हो पाएं। तो इस मिथ को भी दूर करने की कोशिश आज मैं आपके माध्यम से करूंगी। सर्जरी पर जब हम जाते हैं डॉक्टर साहब, तो ये जो सर्जरी है वो कैसे होती है और क्या इसके लिए किसी तरीके का एज का क्राइटेरिया होता है? देखिए, जब भी हम चर्चा कर रहे थे कि हिप प्रिजर्वेशन की बात करते हैं कि हिप जॉइंट को हम नेचुरल हिप जॉइंट को कैसे बचाएं, लेकिन समहाउ अगर पेशेंट सही समय पे नहीं आ पाता, मैं उससे सही उपचार रीग्रो थेरेपी की बात कर रहा था या कोर डिकम्प्रेशन की बात कर रहा था, वो नहीं दे पाता हूँ, जो कॉमनली हमारे इस सिनेरियो में देखने के लिए मिलता है। मरीज यूजली लैंड करता है एंड स्टेज अर्थराइटिस में, स्टेज 4 डिजीज़ में लैंड करता है। उस स्थिति में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट का। देखिए, टोटल हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। शायद मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक्स की बात करूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी। सक्सेसफुल सर्जरी इसलिए कहा जाता है कि मरीज को तुरंत पेन कम हो जाता है, मरीज के जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, मरीज के जो पैर मुड़ा हुआ है, चलने में तकलीफ हो रही है, छोटे बड़े हो गए हैं, तो वो हम इमीडिएटली करेक्ट कर देते हैं। तो मरीज के सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी। तो एज का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, एज का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करता, क्योंकि यंगेस्ट पेशेंट जिसका मैंने हिप रिप्लेसमेंट किया है वो 16 ईयर्स का है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर मरीज चल नहीं पा रहा है, सिम्टम्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मरीज अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पा रहा है, अगर वो कि बच्चा है 16-17 साल का, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। डॉक्टर साहब, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा आपसे क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि बड़े बुजुर्ग हैं या 60 या 70 प्लस हैं, तो फिर अब क्या सर्जरी कराना, सर्जरी के बाद में पता नहीं वापस उतना ग्रोथ होगा या नहीं होगा। उस केस में फिर आप लोग कैसे काम करते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली जो हिप जॉइंट का जो प्रॉब्लम होता है वो यंग एज में होता है। तो जो प्रैक्टिस में कॉमनली देखने के लिए मिलता है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट यूजुअली यंग पेशेंट में होता है, जबकि नी जॉइंट जो रिप्लेसमेंट होता है वो ओल्ड एज में होता है। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट में ओल्ड पेशेंट में क्राइटेरिया होता है, अगर उसको इंट्राकैप्सुलर नेक फीमर हुआ है, जो ये हमारा ये हिप जॉइंट का जो मॉडल दिखा रहा हूँ, अगर ये बोन अगर टूट गई है तो ओल्ड एज में वो जुड़ने की संभावना नहीं होती आफ्टर 55 to 60 ईयर्स। उस स्टेज में हम मरीज का हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। तो डेफिनेटली ये मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है, जिसकी कि लगभग हम अगर अच्छे से सर्जरी करते हैं, प्रॉपर एनाटॉमिकल जैसे कि ईश्वर ने बनाया उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर को, हम नए जॉइंट को बैठाते हैं, तो 20 से 25 साल की एज हम आयु आराम से दे सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि हिप जॉइंट की जब हम बात करते हैं तो यंग पेशेंट पर ही ये प्रॉब्लम्स आती है। चूंकि आपने यंग कहा है तो उनके सामने पूरी जिंदगी है, उनको खास करके चलना है, फिरना है, गाड़ियां चलाना है, तो क्या सावधानी की जरूरत होती है? क्या वो कर सकते हैं और क्या वो फिर नहीं कर सकते? तो कॉमनली हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट को तो हम चलने की सलाह देते हैं, तेज चल सकता है, लेकिन जो नहीं डोंट्स होते हैं, यूजुअली हम पेशेंट को स्क्वैट करने के लिए नहीं मना करते हैं, पालती मोड़ने के लिए मना करते हैं, बहुत तेज रन करने के लिए मना करते हैं। चल सकता है, मना करने का रीज़न ये होता है क्योंकि वियर टियर हो रहा है, 2 सरफेस है, हम दोनों सरफेस बदलते हैं, जो एस्ट्राबुलर कप होता है वो भी बदलते हैं, गोला होता है वो भी बदलते हैं। तो कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक अभी तक जॉइंट्स नहीं बना जिसमें कि फ्रिक्शन नहीं हो। जब फ्रिक्शन होगा तो वो घिसेगा, और जब एक्सट्रीम मूवमेंट होगा जिसमें कि पालती मोड़ना,
स्क्वाट करना, तो ऐसी स्थिति में एक्सट्रीम मूवमेंट में जोड़ के घिसने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि उसकी जो एज हम एक्सपेक्ट करते हैं लगभग 20 से 25 साल आयु, तो वो कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है। तो पेशेंट को हम सलाह देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पालती उकड़ू जहाँ तक हो सके ना बैठें। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज की या फिर सीढ़ी चढ़ने जैसी चीज़ है, जो कि आपने कहा कि यंग है, करियर आगे बहुत सारा है बच्चों के सामने, तो ऐसे में क्या सावधानी की ज़रूरत होती है और किस तरीके के केसेस आपने देखे कि एक बार सर्जरी के बाद क्या फिर दोबारा प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है? हाँ, अगर पेशेंट अगर लापरवाही कर रहा है, मेरे बहुत सारे पेशेंट थे जो गांव के हैं, कुछ तो एक 20 साल का बच्चा था, मुझे याद है, वो सर्जरी के 1.5 महीने बाद ही मुझे अपना ट्रैक्टर चलाते हुए अपने वीडियो मुझे शेयर किया, बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल ट्रैक्टर चला सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डोंट्स हैं, बहुत तेज़ी से नहीं चलना, जो मैंने बताया। तो ऐसी स्थिति में चूँकि ये आर्टिफिशियल जॉइंट है, तो कहीं ना कहीं अगर वो जॉइंट घिस रहा है जल्दी, या लूजनिंग की संभावना बढ़ जाती है। जो आर्टिफिशियल जॉइंट का जो मेटालिक जॉइंट है और बोन के बीच में एक जो बॉन्ड है, कहीं ना कहीं वो लूज हो सकता है, तो मरीज को फिर से पेन होने लगेगा, मरीज को चलने में फिर से तकलीफ होने लगेगी, और ऐसी स्थिति में हम रिवीजन सर्जरी में भी लैंड कर सकते हैं। तो ये जो कुछ सावधानियां मरीज को हम कहते हैं, वो स्ट्रिक्टली वो फॉलो करे तो बहुत अच्छे से उसकी लाइफ हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम हिप जॉइंट की बात करते हैं, नी जॉइंट की बात करते हैं, हमारे शरीर के सभी जोड़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं। ऐसे में क्या ये संभव है कि अगर दोनों घुटने में प्रॉब्लम है, मैं ओल्ड एज की बात करूं, दोनों घुटनों में समस्या हो रही है या बहुत लंबे समय से अवॉइड की जा रही है, तो क्या इसका असर हमारे हिप जॉइंट पर पड़ सकता है? जी डेफिनेटली, क्योंकि एक बायोमैकेनिकल एक्सिस होता है, एक सिंपल सा एक फिजिक्स है। अगर जो वेट बीरिंग एक्सिस है हमारा कहीं अगर नॉर्मल से कहीं परवर्ट हुआ है, कहीं चेंज हुआ है, तो संबंधित जो जॉइंट्स हैं, दूसरे जॉइंट्स लाइक खासकर स्पाइन में स्ट्रेस पड़ सकती है। स्पाइन में चाहे वो अर्थराइटिक की संभावना जो होती है वो जल्दी हो सकती है, या डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार सभी जॉइंट एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक जॉइंट में समस्या हुई तो दूसरे जॉइंट में भी समस्या हो सकती है। और ख़ासकर जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीज होते हैं, जो गठियावाद के मरीज होते हैं, उसमें सारे जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। खासकर 4 मेजर जॉइंट, हिप जॉइंट हैं दोनों, और दोनों नी जॉइंट अफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हम बीमारी पर चर्चा कर रहे हैं कि कुछ किस कारण से ये समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अपनी हड्डियों की सेहत के लिए, खास करके जॉइंट को मजबूत रखने के लिए हमारी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये भी आप एक टिप्स जरूर दें, ताकि जो समस्या खान पान से या हमारी लूज एक्सरसाइज की वजह से होती है वो ना हो। जी डेफिनेटली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक एक्सरसाइज करना, आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप चाहे पैदल चल रहे हैं, आप घर में स्किपिंग, जिम जाने की ऐसा नहीं है कि जिम जाना ही ज़रूरी है। आप घर में स्किपिंग कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, तेज पैद चल रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ये एक एक्सरसाइज है। क्योंकि हम जितना बॉडी में लोड देंगे, जितना बॉडी में स्ट्रेस देंगे, वो पार्ट उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे मैंने अभी बात की थी, ऑस्टियोब्लास्ट नामक एक मैंने नाम लिया था, जो कि एक हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है बोन बनाने की। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है, जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सिर्फ एक ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑस्टियोब्लास्ट बढ़ाने के लिए, जो है एक्सरसाइज। और ऑस्टियोक्लास्ट दूसरी सेल्स होती हैं जो कि हड्डियों को गलाती हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट बढ़ जाती हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट बढ़ जाती हैं। तो एक्सरसाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग है डाइट, एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, हमको प्रोटीन भी ज़रूरी है, फैट भी ज़रूरी है। तो सबका एक कॉम्बिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। हमारा लगभग 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट, मेरे अगर वेट 50 kg है तो लगभग 50 ग्राम प्रोटीन मेरी आवश्यकता होती है, जो कि मैं अपने खाने से पूर्ण कर सकता हूँ। चाहे वो राइस ले रहा हूँ, मैं दाल ले रहा हूँ, मैं दूध ले रहा हूँ, दही ले रहा हूँ, तो किसी भी फॉर्म में मैं लेकर ये प्रोटीन की मात्रा मुझे मिल सकती है। बिल्कुल, तो काफ़ी अहम जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण टिप्स आपने भी दिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।